ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड देशों के नेताओं की बैठक के परिणामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, विश्व शांति पर बातचीत हुई, एशिया पैसिफिक पर बातचीत हुई। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार जी। आपके हिसाब से इस G7 समिट के क्या आउटकम मानते हैं आप इसका? देखिए, आउटकम एक तो G7 हमको ये देखना होगा, जो ये एक समूह है जो कि विकसित देशों का समूह है, और उसमें जब ये शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में, तो तब ये अकाउंट करता था करीब 80% से ऊपर ग्लोबल जीडीपी का। आजकल इसका जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा कम हो गया है, फिर भी इसका महत्व बहुत है, क्योंकि जो कुछ भी ये निर्णय लेते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हर साल ये चेयर अलग अलग होती रहती है और देश एक साल के लिए उसकी अध्यक्षता करते हैं। इस साल जापान कर रहा है। इसका अच्छा निर्णय लिए गए हैं। जापान G7 में एशिया से एक ही देश है, तो जो एशिया के मुद्दे हैं, इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो, यहाँ पर इंक्लूसिविटी हो, रेजिलियंस हो, और यहाँ पर इकोनॉमिक कोअर्शन और इंटिमिडेशन जो कि चीन के लिए कहा जाता है, जो उसका रवैया तौर तरीका रहा है, उसके ऊपर कैसे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात हुई, परंतु ये इंडो पैसिफिक और चीन के विरुद्ध उसको पुश बैक करने के लिए भी काफी बात हुई। आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो जापान ने करीब 8 और देशों को बुलाया था इसमें एज गेस्ट कंट्रीज, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें थे, और जो निष्कर्ष निकला उससे मैं कहूंगा ये मुलाकात, शिखर सम्मेलन काफी सफल रहा है। जी, खास तौर पर अशोक जी, पीएम मोदी ने ये कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि हम सबका साझा उद्देश्य है, लेकिन इन सब के बावजूद सोचने वाली बात यह है कि भला हमें शांति और स्थिरता की बातें अलग अलग फोरम में क्यों करनी पड़ रही है। यूएन की बात जाहिर तौर पर वो कर रहे थे, जिसकी शुरुआत ही शांति स्थापित करने की कल्पना से की गई। आज संघर्ष रोकने में क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? जी बिल्कुल, ये भारत का हमेशा से ये अप्रोच रहा है, जो हम कहते हैं जो मल्टीलैटरलिज्म है, इसका फेलियर हुआ है और हम इसको रिफॉर्म करना चाहिए। और आपने देखा होगा जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी ये कहा 1945 में जो स्थिति थी उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, उसी के अनुसार जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जिन्हें कहा जाता है उनका भी गठन किया गया, और वो बदल नहीं पाए हैं और उनका बदलाव बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जो जब 2020 के शुरुआत में कोरोना वायरस का पेंडेमिक जब चला था, तब भी भारत ने कहा था जो हमको रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी एजेंसीज वगैरह जो हैं वो काफी हद तक वो फेल कर गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है, जिसका ये दायित्व है जी, जो पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और इसको बनाए रखे, तो वो बिल्कुल फेल कर गया है, क्योंकि वो जो ढांचा उस समय बना था वो अभी चलकर आ रहा है, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, जो अलग अलग ये जगह पर क्यों बात होती रहे, यूनाइटेड नेशंस अपने आप ये वाला जो उसका दायित्व है, जो उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने में वो विफल रहा है। जी, और अशोक जी, साथ ही क्वाड की नेताओं की भी बैठक हुई, और ये G7 और क्वाड, इन दोनों बैठकों में खास तौर पर हमने पाया कि चीन को लेकर एक चर्चा रही है, और खास तौर पर ये कहा गया कि चीन रूस को दबाव डाले उस पर कि वो युद्ध समाप्त करे, और साथ ही जो रीजन है इसमें वो शांति बहाली में भी पूरा सहयोग करे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्वाड की मुलाकात जो है वो तो असल में होनी थी 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में, परंतु क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन को अपने घरेलू मामलों की वजह से उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। उनके जो 2 और दौर थे जो उन्होंने जाना था, उनकी विजिट्स थी, एक पपुआ न्यू गिनी और एक ऑस्ट्रेलिया, तो वहां वो नहीं जा पाए। तो इसीलिए क्वाड का भी जो शिखर सम्मेलन होना था, समिट मीटिंग होनी थी, वो यहाँ पर हिरोशिमा में हुई। और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो चीन का मुद्दा जो है क्वाड में बहुत उभर कर आया, क्योंकि क्वाड में हम चीन को हम देखते हैं, जो चाहे वो साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी हो,
तो उसमें वो बहुत ही अपनी विस्तारवादी नीति को और आगे ले जा रहा है, बहुत ही जिसे कहा जाए वो मसल फ्लेक्सिंग करता है। जो वहां पर देश हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के न्याय के अनुसार वो जो बहुत सारे द्वीप हैं वो और देशों के एरिया में क्षेत्रफल में आते हैं, परंतु चीन उसको नहीं मानता है। फिलीपींस चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले गया था, वहां से भी जो चीन का स्टैंड है उसको एकदम रिजेक्ट कर दिया गया, परंतु फिर भी चीन जो वो टापू हैं, वो द्वीप हैं, उनके ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए है। जैसे पैरासेल आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड है, मिस्चिफ रीफ है, स्कारबरो शोल है। तो ये तो एक जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, चीन कहता है ये पूरा जो साउथ चाइना सी है वो उसका क्षेत्रफल में आता है। और इसीलिए ये जो देश हैं, जो भी वहां से व्यापार होता है, दुनिया का करीब 50% व्यापार वो वहां से ही निकल कर जाता है। तो इसीलिए ये सभी देश चाहते हैं जो वहां पर जो भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पूरी तरीके से होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट्स भी होना चाहिए। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही जो इकोनॉमिक कोअर्शन की, क्योंकि चीन जो इसका आर्थिक इन्फ्लुएंस है अलग अलग देशों पर, वो उनके ऊपर दबाव डालता है। हमने देखा है जो उसकी जो डेट डिप्लोमेसी है, जो कर्जा देता है दूसरे देशों को और फिर कर्जा जब वो देश नहीं चुका पाते तो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को वो अपने आप में मिला लेता है। तो इसीलिए ये सब जो चीजें हैं इसके विरुद्ध क्वाड में भी और इसके विरुद्ध G7 देशों में भी ये बताया गया, जो हमको चीन से चाहे हम जिसे कहा जाता है डी कपलिंग नहीं करें, परंतु डी रिस्किंग हम जरूर करना चाहेंगे, जिससे कि हमारा जो डिपेंडेंस है चीन के ऊपर, चीन की इकोनॉमी के ऊपर, वो इतना ज्यादा नहीं हो और भी जो एरियाज हैं प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चर के, उनको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। क्वाड नेताओं ने बड़े साफ तौर पर ये कहा है कि जो कर्ज वाले इस तरीके के और बाकी देश हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे और किसी तरीके के अनसस्टेनेबल डेट बर्डन से उनको उबारने की भी कोशिश करेंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो ये बात कही गई है जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे भारत ने अपने बलबूते पर ये किया, श्रीलंका के पास जब वो इतना कर्ज के नीचे डूबा हुआ था, उसके पास पैसा नहीं था अपनी रोजमर्रा की चीजों को आयात करने के लिए, भारत ने उसको पैसे दिए। हालांकि जो कर्जा था वो उसका ज्यादा चीन ने कर्जा दिया था, परंतु चीन उसकी सहायता के लिए नहीं आया, भारत ने वो किया। और यही बात G7 और क्वाड देशों ने भी कही है। और अभी हाल ही में जब जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे मार्च में, अपना जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में वो इसको लॉन्च करना चाहते थे, इस इनिशिएटिव को, तो तब उन्होंने कहा था जो वो भी $75 बिलियन का एक फंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि इंडो पैसिफिक के देश और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने में सहायता करेंगे। पूरी मानवता को देखते हुए क्वाड नेताओं ने क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की बात की है। वैक्सीन इनिशिएटिव ये शुरुआत हुई थी 2021 में, जब पहला समिट हुआ था वॉशिंगटन में सितंबर में, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाया था, और तब कहा गया था जो हम 2 बिलियन वैक्सीन इंडो पैसिफिक में देंगे, वो मैन्युफैक्चर भारत में होंगे, उनका फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट जापान देगा और अमेरिका देगा, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो वो अब काफी हद तक पूरा हो गया है। तो इसीलिए अब उस वैक्सीन इनिशिएटिव को वाइडन कर ये अब एक हेल्थ इनिशिएटिव बनाया गया है। ये सभी क्वाड देश मिलकर काम करेंगे। अशोक जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड देशों के नेताओं की बैठक के परिणामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNHDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।